संतोष आज सुबह से ही काफी परेशान था। आज भी उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। मन ही मन सोच रहा था कि यहाँ वह दिन कब आएगा जब उसकी नींद पूरी होगी। उसे आए हुए यहाँ तकरीबन 15 से 20 दिन हुए थे और इन 15-20 दिनों में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन उसे पूरी तरह से सुकून की नींद आई हो। जब वह सोने के लिए जाता तो उसे शुरू में तो बुरे बुरे ख्वाब दिखा करते, लेकिन थोड़े दिन बीतने के बाद उसे ऐसा महसूस होने लगा कि हकीकत में शायद इस घर में कोई और भी है। उसे हमेशा किसी का एहसास होता, परंतु संतोष डरपोक नहीं था। वह एक रेलवे स्टेशन मास्टर था और उसे कभी कभी नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती थी। अभी हाल ही में उसका ट्रांसफ़र मध्य प्रदेश के एक कस्बे में कर दिया गया था। पहले जिस स्टेशन पर उसकी पोस्टिंग थी वह एक बड़ा सा कस्बा था, लेकिन इसके बाद उसका ट्रांसफ़र एक ऐसी जगह कर दिया गया जहां पर काफ़ी कम ट्रेनें आया जाया करती थी। काफ़ी कम ट्रेनों का ट्रैफिक हुआ करता था। दिन में सिर्फ 4-5 ट्रेनें आती थी और यही उसका काम था। उसे रेलवे की तरफ से सरकारी क्वार्टर भी दिया गया था जो कि अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ था। लगता था इस घर को पेड़ों ने संभाल रखा है। वहाँ चारों तरफ हरियाली थी। आम और पीपल के पेड़ क्वार्टर के चारों तरफ लगे हुए थे। चारों तरफ हमेशा पक्षियों की मौजूदगी हुआ करती। सूरज की रोशनी भी सुबह 11 से 12 के बीच ही आंगन में आ पाती थी, नहीं तो तब तक वहाँ हमेशा छाँव ही हुआ करती। कुल मिलाकर रेलवे ने एक अच्छा बंगला कम क्वार्टर दिया था। अभी जहाँ पर संतोष का ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ पर सभी लोग काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी प्यार से बातें किया करते। सभी लोग उसकी काफ़ी इज्जत किया करते। जब संतोष कस्बे की तरफ कभी घूमने निकल जाता तो सभी लोग उसका मान सम्मान किया करते और पूछा करते कि स्टेशन मास्टर साहब कैसे हैं। अभी संतोष की सगाई हुई थी। शादी होने में अभी 3-4 महीने और बाकी थे। ट्रांसफ़र होने की वजह से उसकी शादी का कार्यक्रम पोस्टपोन करना पड़ा था। वैसे तो संतोष का दिन स्टेशन में काफ़ी खुशहाल बीतता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से जब से वह यहाँ आया था, शाम होते ही पता नहीं क्यों उसके मन में बुरे ख्याल आने लगते। उसे क्वार्टर में जाने के नाम से ही उसे थोड़ा सा भय लगा करता। संतोष सोचा करता, पता नहीं ऐसा क्या है इस रूम में जो मुझे असहज महसूस करवाता है। आज संतोष ड्यूटी खत्म करके रूम पर पहुंचा और उसने रेडियो ऑन किया और विविध भारती पर गाने सुनने लगा। बात है सन 1970 के दशक की। उस समय टीवी का चलन बहुत कम था, ना के बराबर। सभी लोग अपने मनोरंजन के लिए रेडियो पर गाने सुना करते थे, रेडियो पर न्यूज़ सुना करते, नाटकों में भाग लिया करते, कुश्ती, कबड्डी और हॉकी यह सब खेल खेला करते। अपने आप को देश विदेश की जानकारी से अपडेट रखने के लिए सभी लोग रेडियो सुना करते। तो फिर संतोष इन सब से कैसे बचा रहता? संतोष थोड़ा सा थका हुआ था और जाते ही विविध भारती पर आंखें बंद करके गाना सुनने लगा और उसके कानों में बीच बीच में टेबल फैन के चलने की आवाज़ आ रही थी। अभी बस थोड़ा सा समय ही बीता होगा। उसे लगा कि उसके पास कोई खड़ा है और उसे गौर से देख रहा है। पहले तो वह थोड़ी देर तक उस लड़के को देखता रहा और पहचानने की कोशिश करता रहा कि यह कौन है, लेकिन वह पहचान नहीं पाया। और अचानक धीरे धीरे उस लड़के का चेहरा एक लड़की के चेहरे में बदलने लगा और उस लड़की ने संतोष का हाथ पकड़कर झंझोड़ने की कोशिश की। जब संतोष ने अपने हाथ को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की और जब वह हाथ छुड़ा नहीं पाया, लेकिन उसके कानों में अभी भी टेबल फैन के चलने की आवाज़ आ रही थी। संतोष ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपना हाथ छुड़ा लिया, लेकिन तभी उसके कानों में आवाज़ सुनाई दी, बाबूजी उठो, बाबूजी उठो। यह आवाज़ पहले तो धीरे थी, लेकिन फिर धीरे धीरे तेज़ होती गई और संतोष ने जब आवाज़ पर गौर किया तो मालूम चला कि वह शायद नींद में है और तुरंत उठकर बैठ गया। तो उसने सामने देखा कि उसके रूम में काम करने वाली बाई आकर खड़ी है और वही उसके हाथ को झंझोड़ रही है और कह रही है, आप नींद में ऐसे क्या बड़बड़ा रहे थे? आपकी तबीयत तो ठीक है? संतोष कुछ बोला नहीं, बस थोड़ी देर तक उस काम वाली बाई को, जो संतोष की माँ की उम्र थी, बस संतोष उस बाई को गौर से देखता रहा और कहा, हाँ मेरी तबीयत ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। और सोचने लगा, मुझे ये क्या हो रहा है? क्यों मुझे अचानक इस तरह से सपने दिखाई दे रहे हैं, जबकि अभी तो शाम के सिर्फ 7 ही बजे हैं। संतोष जब से इस घर में रहने आया था तब से पता नहीं क्यों उसे नींद नहीं आया करती थी, लेकिन आज की घटना के बाद संतोष ने सोचा मुझे इन सब का हल निकालना ही होगा। मुझे मालूम करना ही होगा कि असल में मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे नींद क्यों नहीं आती है, बुरे ख्वाब क्यों दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है। संतोष उठा और फ्रेश होकर टहलने निकल गया और जब वापस लौटा तो रात के तकरीबन 8:30 बजे का समय हो चुका था। उसने देखा कि खाना बनाने वाली बाई ने गर्मा गर्म खाना बनाकर रख दिया है। उसने
आज संतोष की पसंदीदा भिंडी की सब्जी, साबूदाने की खीर और रोटी बनाई थी। संतोष का यह पसंदीदा खाना था। संतोष सब कुछ भूल कर लग गया खाना खाने में, और खाना इतना टेस्टी था कि खाना खाने के बाद संतोष को नींद आने लगी। संतोष ने सोचा कि चलो एक राउंड स्टेशन का चक्कर लगा आता हूँ, उसके बाद सो जाऊँगा। संतोष चल दिया स्टेशन की तरफ। वहाँ पर देखा तो सभी कुछ ठीक था। वैसे भी ट्रेनें बहुत कम आती जाती थी। 1970 का दौर था, ट्रेनों का इतना ट्रैफिक नहीं हुआ करता था। संतोष ने आज काम का जायज़ा लिया और वापस आ गया अपने रूम में। और अगर रात में कुछ होता तो नाइट वाले की जिम्मेदारी होती उसे इन्फॉर्म करने की, उसे बताने की। संतोष को सोए हुए लगभग अभी 2 या 3 घंटे ही बीते होंगे। अचानक उसने नींद में महसूस किया कि उसके कमरे का टेम्परेचर कम हो रहा है। संतोष नींद में तो था ही, उसने नींद में ही पैरों के पास से कंबल को निकाला और ओढ़ कर सो गया। लेकिन उसे नींद में महसूस हुआ कि कमरे का टेम्परेचर और भी कम होता जा रहा है और उसे थोड़ी थोड़ी सी कपकपी भी महसूस होने लगी। जबकि अगस्त सितंबर का महीना था और इन महीनों में ठंड होती नहीं है, और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश के इन दिनों में बारिश का सीज़न होता है। संतोष को जब ज़्यादा ठंड लगने लगी तो वह रज़ाई निकालने के लिए अपने बिस्तर से उठने का मन बनाया। उसने बिस्तर में से जैसे ही आंखें खोली, उसे सामने छत पर एक काला सा साया, चमकीली आँखों के साथ डरावनी आँखों वाला, उसकी तरफ देखता हुआ महसूस हुआ। संतोष को लगा कि शायद यह उसके मन का वहम है, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ उस काले साई की चमकीली आँखें उसे ही घूर रही हैं। संतोष का पहले तो मन हुआ कि खूब जोर से चिल्लाकर आजू बाजू के लोगों को इकट्ठा कर ले, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि इस क्वार्टर के आजू बाजू पेड़ होने के कारण उसकी आवाज़ इस क्वार्टर से बाहर नहीं जा पाएगी। लेकिन फिर भी संतोष हिम्मत करके उठकर बैठ गया और उस काले साये को गौर से देखने लगा। तभी काला साया हवा में ही गायब हो गया। जैसे ही वह काला साया हवा में गायब हुआ, संतोष ने महसूस किया कि ठंड भी गायब हो रही है। संतोष के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। संतोष को ऐसा लगने लगा कि जैसे उसका शरीर बुखार में बुरी तरह से तप रहा है, उसके बदन से पूरी गर्मी फूट रही है। संतोष की नज़र जैसे ही घड़ी की तरफ गई, उसने देखा रात के 2:15 का समय हुआ है। संतोष ने अपने पूरे घर की लाइट जला दी और देखने लगा कि वह साया कहीं आसपास तो नहीं है, लेकिन उसे कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। संतोष को यहाँ रहने आए हुए अभी थोड़े दिन ही हुए थे और यह पहली बार था कि जब उसे कोई साया दिखाई दिया था। संतोष मन ही मन सोच रहा था कि यह कहीं उसके मन का वहम तो नहीं है। फिर उसने सोचा कि चलो नवनाथ से पूछ कर देखते हैं, क्योंकि इस स्टेशन में वही सबसे पुराना था। शायद उसे मालूम होगा कि यहाँ पर इन चीज़ों के दिखने का या मेरे मन के वहम का कारण क्या है। और संतोष इस समय जिस हालत में था उसी हालत में चल दिया स्टेशन की तरफ। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो देखा चौकीदार नींद की झपकी ले रहा है, लेकिन जैसे ही उसने चौकीदार को उठाया, वह संतोष को देखकर तुरंत खड़ा हो गया और कहा, साहब आप इतनी रात को, क्या हुआ? संतोष कुछ बोला नहीं, बस चौकीदार की तरफ देखा और कहा, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही है। और संतोष ने चौकीदार से कहा, नवनाथ यहाँ पर तुम सबसे पुराने हो, मैंने सुना है कि लोकल में तुम्हारी जान पहचान बहुत ज़्यादा है, लोकल के लोगों से तुम्हारा उठना बैठना ज़्यादा है। क्या तुम उस क्वार्टर के बारे में जानते हो जहाँ पर मैं रहता हूँ? नवनाथ पहले तो संतोष की तरफ देखता रहा। थोड़ी देर गौर से देखने के बाद उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? साहब आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? संतोष बस थोड़ी देर तक देखता रहा और कहा, बस ऐसे ही मन किया जानने का कि इस रूम का इतिहास क्या है। इस क्वार्टर को देखने से लगता है कि काफ़ी पुराना है। संतोष के पूछने पर नवनाथ ने बताना शुरू किया। यह रेलवे स्टेशन 1890 में बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद यहाँ से थोड़ी दूर पर कोयले की खदान निकलने और रेलवे के इंजन के लिए कोयले की ज़रूरत थी। इसी कारण अंग्रेज़ों ने कोयला निकालना चालू किया और जब 1930-40 का दौर आया तो कोयला ख़त्म होने की कगार पर था और कोयला चोरी होना एक आम समस्या हो गई थी। इसी बात को लेकर कोयला चोरों और रेलवे वालों में अक्सर कहासुनी हुआ करती थी। 1942 की बात है। यहाँ पर एक बंगाल के स्टेशन मास्टर हुआ करते थे, घोष बाबू। वैसे तो घोष बाबू काफ़ी मिलनसार थे, लेकिन अपने काम के प्रति पूरे वफादार और दिल के काफ़ी अच्छे थे। लेकिन अक्सर बोला करते हैं ना कि लोगों को किसी की अच्छाई रास नहीं आती है, और हुआ भी यही। कोयला चोरों और रेलवे वालों की जमती नहीं थी और एक दिन इसी कारण रात में तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच कुछ लोगों ने घोष बाबू को आप जहाँ रहते हैं उसी क्वार्टर के बाहर बुलाया और घोष बाबू को शराब पिला दी। घोष बाबू तो वैसे भी शराब के शौकीन थे। घोष बाबू को पहले तो काफ़ी जमकर शराब पिलाई गई। उसके बाद आप जहाँ सोते हैं उसी कमरे के बेड पर उनको बेहोशी की हालत में चाकू मारकर उनकी
हत्या कर दी गई। उस समय घोष बाबू का परिवार पश्चिम बंगाल गया हुआ था। घोष बाबू उस कमरे में अकेले थे। तब से लेकर आज तक किसी भी फैमिली वाले स्टेशन मास्टर ने इस तरह की कभी कोई शिकायत नहीं की। हाँ, लेकिन जब भी कोई अकेला आदमी होता है तभी यह शिकायत सामने आती है कि उसे रात में ठंड सी महसूस होती है, नींद नहीं आती है और बुरे बुरे सपने दिखते हैं। उसके बाद नवनाथ ने कहा, साहब आप दिल के अच्छे आदमी हो, मैं आपको इतने दिन से देख रहा हूँ। अगर आप मेरी मानते हैं तो आप जब तक अकेले हैं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए। शादी के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी सरकारी क्वार्टर में कोई परेशानी होगी। यह बात करते करते सुबह के 6:30 बजे का वक्त हो चला था। संतोष खड़े हुए और मन में इरादा कर लिया कि जब तक मेरी शादी नहीं होती है मैं इस घर में नहीं रहूँगा। और आज संतोष इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बताया करते थे कि शादी होने के बाद ही उन्होंने सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट किया और गरुड़ पुराण का जाप करवाकर यज्ञ करवाया और मरने वाले की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। उसके बाद और जब तक वो वहाँ रहे तब तक उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। न ही वह साया उन्हें कभी दिखाई दिया, न ही उन्हें कभी उस ठंड का आभास हुआ। लेकिन वो बताते हैं कि अगर उस दिन वो वहाँ रहते तो पता नहीं क्या होता। यह अभी तक एक रहस्य ही है।